हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रेमिड एजुकेशन। और मेरे प्यारे दोस्तों, सीडीपी हमने टारगेट कर रखा है कि 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे भैया। यदि आपका अभी हाल फिलहाल सीटेट है, बाद में हो तब भी देख लीजिएगा, तो आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। किसी भी कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी इस प्रकार की जो मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ मैंने चला रखी है, आप जस्ट इतनी सारी वीडियो यदि अगर आप देख के जाओगे तो 30 में से 30। और भैया हवा में नहीं बोल रहा मैं, ये आपके प्रूवेबल हैं और आपका 30 में से 30 ये मेरा प्रॉमिस भी है। तो आज इसी कड़ी में हम आपकी टेस्ट नंबर या फिर लेक्चर नंबर हम 5 देखेंगे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देख ली हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी पेन आप साथ में ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो कॉपी पेन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका एक बार आप देखिएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है। आपको डिमोरलाइज़ करने के लिए नहीं, लेकिन एक बार आपको पता तो होगी भाई आपके 15 बन रहे हैं, 30 में से 25 बन रहे हैं, 29 बन रहे हैं, या फिर 3-4 जितने भी बन रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा 2-3 दिन में आपका स्कोर आपका 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 4 लेक्चर पहले कर लिए, एक में 30 प्रश्न होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120, तो 120 तक हमने पहले कर लिया। आज 121 से 150 तक करेंगे। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा निर्जीव वस्तु जैसे कि कोई गुड़िया है, कोई टेडी बियर है, या फिर टैंक है, कुछ भी है, उसको जीवित समझता है और मानता है कि उसमें भी भावनाएं होती हैं, तो यह जो सोच है इसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता देते हैं कि जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और कई सारे मनोवैज्ञानिक हमें सीडीपी के अंदर पढ़ने होते हैं। तो जिसको नहीं पता कि मनोवैज्ञानिक किसका क्या नाम है, तो जस्ट आप एक बार ट्रिक भी बताऊँगा मैं आपको। देखिएगा आप, जो इसमें क्या बोल दिया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घरों में, जैसे वो गुड़िया रखती हैं, खासकर लड़कियां, लड़के टैंक वगैरह ले लेते हैं, या फिर टीवी का रिमोट ले लिया, उनको अपने पास गले से लगा कर रखते हैं कुछ टाइम तक, जब तक उनको यह समझ में नहीं आता कि भाई ये निर्जीव है। वो उसको समझते हैं कि ये हमारे जैसा है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है जब ये सोचते हैं कि हमारे जैसे? तो देखिए, इसमें क्या है, मतलब कि इसमें आपका भाई वो क्या कर रहे हैं, आपका मतलब कि निर्जीव नहीं समझ रहे, ठीक है, सजीव समझ रहे हैं, मतलब कि आपका। और सजीव क्या करते हैं, आपका सांस लेते हैं। बस इस बात का आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आपके वस्तु स्थायित्व, जीववाद, आत्म केंद्रित सोच या आत्म केंद्रिक या आप आत्म केंद्रीकरण, बताओ। तो देखिए, आपका जो इसका राइट आंसर है वो आपका चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, वस्तु स्थायित्व क्या है आपका? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये आपका लगभग 18 महीने के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है, लगभग, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज आपकी जन्म से 2 साल तक की, लगभग 18 महीने के बाद का जो बच्चा है वो यह समझ जाता है कि जो चीज़ें पापा मुझे दिखा रहे थे, जैसे कि रिमोट दिखा दिया टीवी का या फ़ोन दिखा दिया, वो पीछे छुपा लेते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये उसने पीछे छिपाई है, ये कहीं गई नहीं है, वो अब परमानेंट हो गया है। परमानेंस का हमने यहाँ पर क्या ट्रिक बनाई? परमानेंट, मतलब परमानेंट यहीं पर है। जब भी आपके सामने आए तो आप वस्तु स्थायित्व के साथ चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया कि भाई जो आपकी गुड़िया है, टेडी बियर है, टैंक है, या कुछ और खेलने की चीज़ है, वो गले से लगा कर रखते हैं, मतलब उसके अंदर सांस है। तो सांस किसके अंदर होती है? हर एक जीव के अंदर सांस होती है, ठीक है। तो मतलब कि जो एनिमल होते हैं तो उनके अंदर भी तो सांसें होती हैं। तो एनिमल से एनिमिज्म, और जीववाद हम इसको हिंदी में बोलेंगे कि भाई सबके अंदर सांस होती है, ठीक है। और ये आपका कैसा गुण है मेरे प्यारे दोस्तों? आपकी जो 2 से 7 साल तक की जो उम्र होती है, ठीक है, इसमें अच्छा जो जीन पियाजे साहब है, इसने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो हम अभी इसी टाइम दूसरी अवस्था के बारे में बात करें। 2 साल से 7 साल तक का इसके अंदर टाइम पीरियड है। इसमें क्या बता दिया कि जो भी आपके जीव हैं, वो आप हमने ट्रिक बना रहे हैं कि जो भी जीव है वो सांस लेंगे। अगर वो सांस लेंगे तो उसको हमने क्या बोल दिया? एनिमल जो सांस लेंगे, एनिमिज्म। और ये आपकी जो गुड़िया आ गया, टेडी बियर आ गया, टैंक आ गया, जितने भी चीज़ें हैं वो आपके बच्चे गले से लगा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो सांसें लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उम्र पूछ ले तो 2 साल, अवस्था पूछ 2 से 7 साल, अवस्था पूछ ले तो सेकंड, और जीववाद आपका ये कंसेप्ट रहेगा। आगे आ जाओ, 2 से 7 साल तक का, ठीक है। जैसे कि चोट लगने पर फरस को मारना, ठीक है, या फिर गुड़िया को खाना खिलाना होता है। हमने घरों में देखा है कि अगर लड़की बैठेगी तो साथ में उसकी गुड़िया भी लेकर बैठेगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि खाना खा रही है, मम्मी इसके लिए अलग से लोती बना देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। और आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि बच्चा फर्श पे गिर गया तो तुरंत बाद हम उसको पीटते हैं और हम बोलते हैं कि भाई तूने इसको क्यों चोट मार दी? क्योंकि बच्चा सोच रहा है कि अच्छा इसने मेरे को चोट मारी, ठीक है ठीक है, तो इसको मारो। तो समझ गए? आगे आ जाओ। एक और आपके अभी जो मनोवैज्ञानिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं साहब हम, लेव वाइगोत्स्की।
ठीक है, इसके ऊपर चलिए बात करते हैं। इसके अनुसार कि बच्चे संस्कृति और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना गया। ज़्यादा इसमें उलझन में पढ़ने की बात नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जो लेव वाइगोत्स्की है इसने कौन सा सिद्धांत दिया था। कई बार ट्रिक भी बनवाई है, देखो लेव वाइगोत्स्की, गोत आ गया, गोत, और गोत से बन गया आपका गोत्र। गोत्र कहाँ पर होते हैं, समाज के अंदर होते हैं। तो जहाँ पर समाज वर्ड आए पहले तो उसको आप पकड़ो, इसमें तो है नहीं भाई, काट दो। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें आ गया समाज एवं संस्कृति। इसको आपको सोशियो कल्चर भी साथ में आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कल्चर कहाँ पर होगा, समाज के अंदर ही होगा। तो इस वजह से आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। वैसे आपने इसका खुद क्या लगाया है एक बार बताओ, ठीक है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। अच्छा, इसका पहले आप खुद नोट करोगे, कॉपी पेन इसी वजह से आप लेकर बैठे हो कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसके अनुसार कक्षा में बच्चों के बैठने का तरीका और सीखने की गति कैसी होनी चाहिए। तो बताओ भाई, क्या पूरी तरह से शिक्षक के द्वारा तय और कठोर होनी चाहिए, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार लचीली, जिसको हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ये होनी चाहिए, केवल स्कूल के टाइम टेबल के अनुसार अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, या बच्चों के रोल नंबर के अनुसार फिक्स होनी चाहिए। तो बताओ आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो, अगर आपको यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करना है सीडीपी के अंदर, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कुछ भी, आप फ्रेशर हो या फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, एग्ज़ाम देने से पहले 3-4 चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके दिल दिमाग जहन के अंदर बिठा लेना। कौन कौन सी, कि हमें एक बच्चे को सेंटर में रखना है, नंबर एक बात, और दूसरा बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें, पाठ्यक्रम, स्कूल, परिवार, उसके दोस्त, उसके ही अनुसार हमें एडजस्ट करने हैं। तो मतलब कि सेंटर में बच्चे को मानकर आपने आंसर पर क्लिक करना है, नंबर एक बात। दूसरा, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो 30 में से 10-12 प्रश्न तो आपके जस्ट ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, जहाँ पर केवल वर्ड आपका आता है, वो भी 99.99% आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इसको हटा दीजिए। आपका कठोर, जो कठोर वर्ड है वो भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। सारी की सारी चीज़ें शिक्षक के अनुसार, वो भी आपका या फिर स्कूल के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, सारी की सारी चीज़ें आपके नेगेटिव वर्ड हैं। पॉजिटिव क्या कहें कि फ्लेक्सिबल है, जैसे इसमें आ गया पॉजिटिव है। बच्चों की आवश्यकता पॉजिटिव है। बच्चों की रुचि पॉजिटिव है। केवल नेगेटिव वर्ड है। बच्चों के रोल नंबर के अनुसार फिक्स कर देना किसी चीज़ को, मतलब स्टेबल कर दिया। यहाँ पर वो फ्लेक्सिबल कहाँ से रह गया, फिर लचीला तो रहा नहीं, इसका मतलब ये भी नेगेटिव वर्ड है। पूरी तरह से देखो, कठोर भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड यदि आपको जस्ट पता है तो भाई आप 30 में से 25-26 नंबर तो वैसे ही ग्रैब कर लोगे, ठीक है। तो इसका आपने क्या लगाया था, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ तो देखो, पहले में तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया भाई, कठोर आ गया। दूसरे में केवल स्कूल के टाइम टेबल के अनुसार गलत हो गया। बच्चों के रोल नंबर के अनुसार फिक्स नहीं करना है, ठीक है। बच्चा कैसा होना चाहिए, यदि क्लास में कोई बैठता है तो उनकी रुचि है, यदि आज सोहन के पास रीमा बैठती है तो बैठ सकती है, कल रीमा के पास सोहन भी बैठेगा भाई तो बैठ सकता है, ऐसा होना चाहिए। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि समाज के नियम अंतिम नहीं है, ठीक है, जो समाज ने नियम बनाए हैं वो अंतिम नहीं है और इन्हें मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए बदला जा सकता है, तो किस प्रकार का स्तर है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि समाज का कुछ नियम है, जैसे कि रेड लाइट पर गाड़ियाँ रुकेगी। अब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यार अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस के अंदर तो कोई इमरजेंसी होगी, तो इसके लिए समाज के नियम यानी कि उस रेड लाइट को तोड़ा जा सकता है। तो ये आपकी किस प्रकार की सोच बताता है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, इसने आपके 3 स्टेज बताए हैं और 3 स्टेज के आगे आपके मतलब 3 लेवल हैं और आगे प्रत्येक के 2-2 स्टेज हैं, ठीक है। लेवल पूछ ले 3, स्टेज पूछ ले 6। तो अब इसमें से कहाँ पर लाई करती है ये वाली बातें। देखो, जाहिर सी बात है, अगर कोई इस प्रकार की हरकत करेगा कि भाई जो समाज के नियम है वो तोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि वो बंदा सर्वोपरि है, वो या ठीक है सर्वोपरि है। और सर्वोपरि इंसान कैसे होते हैं साहब, बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस डे 1 पे आ गया, नहीं, उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इसके ये लेवल है आपका पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल, ठीक है। तो इसके कुल 3 लेवल हैं। एक तो देखो, पारंपरिक वर्ड हिंदी में याद कर लो कि पूर्व पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक, ये नहीं है, ठीक है। तो जो इसका लेवल नंबर 3 है उसने थोड़ा टाइम लगाया
कि ऐसा तो है नहीं कि भाई डे वन पे आ गया, क्योंकि इसने मेहनत की होगी। तो ये बताता है आपका कि समाज के जो नियम हैं वो बदले जा सकते हैं स्पेशल किसी कंडीशन के लिए। तो आपका ऑप्शन सी आप इसके साथ चले जाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है, किस किस प्रकार की क्या क्या थ्योरी दी है, क्या सिद्धांत दिए, बस आप ये याद रखो कोहलबर्ग या फिर लॉरेंस, लॉरेंस एक गैंगस्टर भी है, ठीक है। तो आप वहाँ से याद रख सकते हो कि भाई इसने 3 लेवल बनाए हैं, 3 लेवल, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और इन तीनों में पारंपरिक वर्ड हिंदी वाले याद रखें, इंग्लिश वाले कॉन्वेंशियल, पहले प्री कॉन्वेंशियल, फिर कॉन्वेंशियल, फिर पोस्ट कॉन्वेंशियल लेवल। तो 3 लेवल है और 3 के आगे प्रत्येक में 2-2 स्टेज है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें कितने लेवल हैं, तो 3 स्टेज कितनी है आगे, प्रत्येक में 2, मतलब कि 3 दूनी 6 हो गया। और जो समाज वाली बात है कि नियम तोड़ सकते हैं, तो वो तो आखिरी में ही होगा। तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन सी के साथ चले जाओगे। इस बात का आपको अच्छे तरीके से सलीके से यहाँ पर पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं भाई। अगला है आपका, हाँ यहाँ पर एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। इसमें क्या बता दिया कि भाई जो उसका समाज के लिए इस प्रकार के कर सकता है, कदम उठा सकता है, ठीक है, कदम उठा सकता है ये, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका NEP, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखो आपकी 3 NEP आई हैं, पहले आई थी 1968 में, दूसरी इसको घुमा दो, 68 को क्या कर दिया 86 कर दिया बस, बाकी 1986 सेम रहेगा। तीसरी आई है अभी आपकी लेटेस्ट 2020 में। तो 3 आई हैं, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेगा। जो इसका ढांचा है, जो इसका स्ट्रक्चर है लास्ट बढ़ेगा, इसमें क्या है, तो इसमें आप याद रखोगे 3 + 4, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा। अब 5 आपको यहाँ पर लिख देना है, बीच में स्पेस बच गया, यहाँ पर 3 लिख देना है। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार आपसे ये भी पूछ ले जाता है और आपका 1 नंबर का ये पूछ ले जाता है। तो 5 + 3 + 3 + 4 का एक आपका स्ट्रक्चर है। आगे जाओ, जो इसका इसके अनुसार मूल्यांकन असेसमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए जब भी आप कहीं, जैसे कि आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं, आप एक बार इस बात को अच्छे तरीके से समझिए कि आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं या फिर आप किसी ऐसी संस्था में हैं जो एकेडमिक या फिर आपकी टेस्ट वगैरह लेती है। तो आपकी जांच पर करते हैं जब वो टेस्ट लेते हैं कि बच्चे को कितना आ रहा है और कितना नहीं, कहाँ पर ये लैग कर रहा है, कहाँ पर इसकी खामी है। जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम बोल रहे हैं मूल्यांकन। मतलब कि आपका, आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि अब आपका मूल्य लगा रहे हैं। और मूल्य किस चीज़ पर लगाएंगे, जो बेटर होगी, जाहिर सी बात है जब आप बाजार में जाते हो तो आप क्या देखते हो कि भाई मूल्य कितना है। जो चीज़ आपकी बेटर होगी तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा मूल्य लगाते हैं, जो होगी नहीं तो आप उस पर लगाते नहीं, जो ठीक ठाक होगी कम मूल्य लगाते हैं। तो मूल्यांकन मतलब है आपका मूल्य लगा रहे हैं, वो आपका आंकलन कर रहे हैं, मूल्य प्लस आंकलन। आपका मूल्य लगाएंगे, आपका आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि साहब आपने कितना सीखा है और कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, ताकि आपकी जो खामियाँ हैं उसको सुधारा जा सके, इस वजह से। तो जो मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि छात्रों को प्रतिभाशाली और कमज़ोर के रूप में लेबल दे सकें। कि भाई यदि आंकलन कर दिया तो एक कतार या एक सेक्शन बना दिया कमज़ोर वाला को, एक बना दिया आपका जो आपके काफ़ी इंटेलिजेंट है। दूसरा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना और उनकी ज़रूरतों को समझना, टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द लर्निंग प्रोसेस। तीसरा है कि केवल साल के अंत में बोर्ड परीक्षा के लिए जो रैंक है वो तय करना। लास्ट है कि बच्चों में सफलता का डर पैदा करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको नेगेटिव वर्ड पता है ना भाई, सबसे ज़्यादा रामबाण है नेगेटिव वर्ड। जैसे असफलता है, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। डर है, सॉरी असफलता नहीं, मतलब जिसमें डर है, डर, ठीक है, तो इसमें डर है वो एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें केवल एक नेगेटिव वर्ड है साल के अंत में। देखो आपका 2 प्रकार का असेसमेंट होता है, एक तो आपका फॉर्मेटिव, एक आपका समेटिव। जो आपका एफ पहले आ गया, एस लास्ट में आ गया, तो जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका साल के लास्ट में होता है एक बार। और जो आपका फॉर्मेटिव है वो आपके परीक्षा के दौरान, कक्षा के दौरान, पाठ्यक्रम के दौरान ये चलता रहता है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका साल के अंत में होगा भाई, ये तो गलत है कि सिर्फ आपके रैंक तय हो उसके, इसी वजह से हम जो आपके मेन एग्जाम हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। छात्रों को प्रतिभाशाली ठीक है, और कमज़ोर, देखो कमज़ोरियाँ बच्चों को बताना पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन कमज़ोर एक कैटेगरी बना देना कि एक तरफ प्रतिभाशाली रहेंगे, एक तरफ कमज़ोर रहेंगे, मतलब कि आपने सेपरेट कर दिया। सेपरेशन एक नेगेटिव वर्ड है। NEP की बात करें, CDP की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, यह नहीं कहता कि आप सेपरेट कीजिए, तो ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। तो इस वजह से हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। आगे आ जाओ, आगे देखो कि समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा कैसी होती है, देखो समा का मतलब है समान, मतलब कि समान आवेश, मतलब कि एक जैसे। तो मतलब इसके अंदर सभी बच्चे, अमीर हो, गरीब हो, किसी वर्ग का हो, कैसा भी हो, तो वो एक साथ एक ही तरीके से मतलब एक ही स्कूल में और एक ही कक्षा में जो लर्निंग है वो करेंगे। तो इस समावेशी कक्षा में वंचित पृष्ठभूमि
से आने वाले बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर इस कक्षा में भाई कुछ ऐसे डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, मतलब कि जहाँ पर शिक्षा की पहुँच ज़्यादा नहीं थी, अगर वहाँ से कुछ कैंडिडेट आते हैं तो बताओ अब शिक्षक क्या करेगा। देखो, उनके लिए अलग सेक्शन या अलग कक्षाएं बनानी चाहिए। उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को कक्षा में शामिल करके उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें केवल वही काम देना चाहिए जो बहुत आसान हो। उनके माता पिता को स्कूल में आने से मना कर देना चाहिए। आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे? देखो, बताइए आप किसके साथ चले जाओगे। मान के चलिए कि भाई कुछ बच्चे ऐसे आ गए क्लास में जो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करोगे? क्या उनके लिए एक अलग सेक्शन बना दो कि भाई ये वीक सेक्शन है? नहीं भाई, क्या बात बोल दे कि समावेशी शिक्षा, मतलब कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपका ये समावेशी तो एक अलग सेपरेट कर दिया अपने सेपरेशन की बात, तो बोलता है नहीं भाई CDP या फिर एजुकेशन पॉलिसी, कोई भी नहीं बोलती, तो ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद कि भाई केवल वही काम देना चाहिए जो बहुत आसान हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस वजह से आप इसको भी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उनके माता पिता को स्कूल में आने से मना कर देना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि हम किसी के माता पिता को स्कूल में आने से मना कर दें? तो नहीं हो सकता। ये ठीक है कि जो उनका कल्चरल, जो उनकी संस्कृति का ज्ञान है, उनसे पूछना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उसी के साथ जो नॉलेज है वो जोड़कर उसको उनको भी आगे वो बढ़ाया जा सकते हैं। समझ गए इसमें कि जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अब तक के, उनको क्लास में चर्चा के लिए शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ जो पिछड़े बच्चे हैं वो नहीं, जो काफ़ी आगे हैं वो भी, क्योंकि वहाँ से भी सीखने को मिलता है, जो पीछे रह गए थे वहाँ से भी सीखने को मिलता है। हमें सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे आ जाओ। देखो, अब सारी चिंतन याद रखिएगा, एक होता है अब सारी, एक होता है अभी सारी, ठीक है। इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। इसको मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित माना जाता है? देखो, इसमें 3 वर्ड आपको एक जैसे मिलेंगे, जैसे कि रटना, रटने की क्षमता, ये क्रिएटिविटी होगी, केवल एक ही उत्तर की खोज, IQ के ऊंचे स्तर से। बताओ, तो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बताना एक बार, आप लगाओ एक बार। देखो, इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक तो रटना, ठीक है, केवल, और आपका हाई IQ। ऐसा नहीं होता भाई, ये क्या होता है? आपका क्रिएटिविटी होता है। कई बार करवाया था, एक है अब सारी, एक है अभी सारी, सारी सारी दोनों में कॉमन है अब। इसमें 2 वर्ड हैं, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ अभी, क्योंकि इसमें मात्रा लगी, इसमें 3 वर्ड हैं, तो पहले कौन सा आएगा? 2 वाला, ठीक है, अप। और अप जो पहले आता है वो क्या होता है? आपका क्रिएटिव होता है। ऐसे मैंने करवाया था, तो आपका क्रिएटिविटी के साथ आप चले जाओगे। देखो, उत्तर भी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अब सारी चिंतन का अर्थ है कि एक ही समस्या के कई नए, अलग और मौलिक समाधान, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो गया। आगे आ जाओ। देखो, आगे हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से आपका कौन सी पद्धति आपकी असमावेशी शिक्षा के मूल दर्शन के खिलाफ या विपरीत है? मतलब कि समावेशी, यहाँ पर इसके खिलाफ, इसके जो समावेशी होगा, एक समान शिक्षा देना, इसके खिलाफ, इसका अपोजिट, इसके उल्टा, इन 4 में से एक है वो बताना है। कि बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, छात्रों को उनकी शैक्षणिक अक्षमता या अंकों के आधार पर अलग करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे को बाधा मुक्त बनाना, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। तो आप खाली ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, यहाँ पर क्या आया कि व्यक्तिगत, अगर भाई व्यक्तिगत भिन्नता, मान के चले कोई बिहार से है, कोई MP से है, कोई दिल्ली से है, कोई साउथ इंडिया से है, तो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, जो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लास में कि भाई आप यहाँ से आए हो, ठीक है। और दूसरा है कि स्कूल के बुनियादी ढांचे को बाधा मुक्त, कि भाई मतलब कि जैसे कि जो डिसेबल्ड जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ग्राउंड फ्लोर तक या ज़मीन से और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाएं, सेकंड पर जाएं, उसके लिए सीढ़ियाँ की बजाय आपका रैंप लगवा दिया है, या फिर साथ में लिफ्ट वगैरह लगवा दिया कि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो बाधा मुक्त बना दिए तो हमने। और यहाँ पर भी हम अच्छा कर रहे हैं। सहयोग देना, ये तो अच्छा वर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता, भाई कितना कौन पढ़ पा रहा है, और या फिर कितने उनके अंक हैं, उनके आधार पर अलग कर दिया, सेपरेशन कर दिया, ठीक है, सेग्रेशन कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या बोलते हैं? समावेशी, समान, वेशी, आवेश। तो भाई एक जैसी आपकी जो शिक्षा है सभी के लिए दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर अंकों के आधार पर आपने अलग कर दिया। इसका मतलब है कि ये इसके अपोजिट हो गया, ये आपका एक नेगेटिव वर्ड था, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर या उनके कैटेगरी के आधार पर, उनके वर्ग के आधार पर, उनके जो कल्चरल है, डाइवर्सिटी है, उसके आधार पर हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट सेग्रेशन नहीं कर सकते। आगे आ जाओ।
देखो, जीन पियाजे एक आपके मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का कुल आयतन या वजन नहीं बदलता, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए, तो उसे क्या हासिल होगा। देखो, इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूँ। मान के चलिए ये आपके एक पानी की लंबी बोतल है, ठीक है। इसमें आप पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। अब आपने ये बोल दिया कि चलो बच्चे, अब आप इस बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर पूरा पूरा पानी आप इसमें डाल दो, ठीक है। आप वो डाल भी दिया। अब आपसे ये पूछा गया कि बताओ कि पानी जो है वो यहाँ ज़्यादा था या फिर यहाँ ज़्यादा था। अब बच्चे को लंबी लंबी ये बोतल दिखेगी, बच्चा बोलेगा कि यहाँ ज़्यादा था, लेकिन पानी की जो मात्रा है वो तो दोनों में बराबर है, ठीक है। लेकिन बच्चा नहीं समझ पाया। लेकिन ये पूछा ये है कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा यह समझने लग जाता है। तो जीववाद में तो हमने देख लिया था। आप वैसे किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे, 4 में से फटाफट बताओ एक बार, ठीक है। तो देखिए, जो आपका संरक्षण है, कंजर्वेशन, इसमें बच्चा समझने लग जाता है 7 से 11 साल, तीसरी अवस्था में, मूर्त अवस्था इसको हम बोलते हैं। मूर्त का क्या मतलब है, जो चीज़ें उसको दिख रही है उसी के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, जब बच्चा यह समझने लग जाएगा कि बोतल के अंदर पानी है और बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर जितना भी पानी है, या कटोरी के अंदर जितना भी पानी है, वो पानी सेम है। हो सकता है कि जो आयतन है, जो उसका वस्तुएं हैं, जो बर्तन हैं, उनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। अदरवाइज आपका जो वाटर है, पानी है, वो एक जैसा है। बच्चा आपका 7 से 11 साल की, जो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरी आपकी जो स्टेज है, मूर्त आपका कॉन्क्रीट जो आपकी अवस्था है उसमें होते हैं, और आपका संरक्षण इसको बोलते हैं। जीववाद हमने देख लिया। जीव मतलब कि आपका सांस होती है एनिमिज्म, एनिमल के अंदर भी। ये क्या था, जब छोटे गुड़िया या फिर गुड्डे के साथ बच्चे खेलते हैं, तो ये वो वाला कंसेप्ट था। वस्तु स्थायी था। ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस से हमने बनाया था परमानेंट, कि भाई परमानेंट है आपका। क्या आपने टीवी का रिमोट उठा के छिपा लिया तो बच्चा समझ गया कि भाई रिमोट तो यही है। परिकल्पनात्मक तरक्की, आपकी फॉर्मल जो आपकी सबसे ऑपरेशनल, जो सबसे लास्ट अमूर्त, जो आपकी सबसे लास्ट के जो स्टेज होती है, परिकल्पना, मतलब कि कल्पना भी कर सकते हैं वो। आपकी 11 से ज़्यादा की उम्र होती है, ठीक है। आगे ये इसका बिल्कुल ठीक था। आगे जो देखो, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव का उपयोगी शिक्षक, जो असेसमेंट है, इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा किस लिए किया जाना चाहिए। 2 प्रकार के होते हैं, एक एफ, एक एस। एस बाद में आया, देखो एफ पहले आ गया, एस बाद में आया, तो ये तो साल के आखिरी में होगा। ये पहले आया तो ये आपका लगातार होता चला जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को ग्रेड और पोजीशन देने के लिए, शिक्षण के दौरान ही बच्चे की समझ जानने के लिए, या फिर आपका और उसमें सुधार करने के लिए, या फिर केवल पास और फेल की लिस्ट बनाने के लिए, या फिर साल के अंत में रिपोर्ट तैयार करने के लिए। बताओ, देखो बताओ आपके ख्याल से क्या है। देखो, एफ से स्टार्ट है फॉर्मेटिव, तो भाई साल के अंत में तो समेटिव होता है, ये तो काट दो। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी उड़ा दो। छात्रों को ग्रेड और पोजीशन देने के लिए नहीं होता भाई, बल्कि शिक्षण के दौरान, मैंने बताया था कि बीच बीच में होता है ये, ठीक है। जैसे आपकी क्लास चल रही है तब भी आपका होता है, ठीक है। तो आपके उसके दौरान कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ताकि उनको दोबारा से सुधार किया जा सके। तो इस वजह से होता है आपका फॉर्मेटिव ये, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये एनसीएफ मतलब कि आपका नेशनल कैरिकुलम आपका फ्रेमवर्क 2005 में आया था, और यहाँ से आपका एक प्रश्न हर बार आता ही है भाई। इसके अनुसार बच्चों की गलतियाँ यानी कि एरर क्यों महत्वपूर्ण है, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भाई क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका एनसीएफ में बताया गया। तो देखो, वे शिक्षक को बच्चों को डांटने का एक वैध कारण देती है, मतलब अगर गलतियाँ कर दी तो भाई वो शिक्षक के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे उससे डर जाएंगे और जो टीचर है उसको डांट सकते हैं। वे बच्चों की सोच में एक इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, यानी खुद की जो सोच है उसके प्रति वो प्रदान करती है, पैदा करते हैं, और समाधान खोजने में मदद करती है। क्या गलतियों के बारे में बात करें, या फिर गलतियाँ ये दिखाते हैं कि बच्चे पूरी तरह से लापरवाह हैं, या स्कूल के खराब रिकॉर्ड को दर्शाते हैं। तो बताओ आप किस ऑप्शन के साथ चले जाओगे। देखो, बच्चे लापरवाह नहीं होते भाई, ठीक है, ऑप्शन वैसे ही कट गया। स्कूल खराब नहीं होता, ये भी वैसे ही कट गया। तो आपके डांटना एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपका बी ऑप्शन बच गया कि आपके जो बच्चे की अंतर्दृष्टि है, इनसाइड है, उसको प्रदान करने के लिए। बच्चा ने अगर गलती कर भी दी तो बच्चों के लिए इसमें बेनिफिट है, क्योंकि बच्चे दोबारा से सोच विचार कर इसको ठीक कर सकते हैं। आगे आ जाओ। देखो, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो आपका विकास है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके रिगार्डिंग पूछा कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, 3 गलत है। देखते हैं। विकास केवल मात्रात्मक होता है, मतलब विकास को मापा जा सकता है। मात्रा को हम माप सकते हैं ना, क्वांटिटी, ठीक है, तो इसको माप सकते हैं, जिसे पूरी तरह से मापा जा सकता है। दूसरा, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तीसरा, विकास केवल किशोर अवस्था तक चलता है भाई, ठीक है, इसके बाद फिर बंद हो जाता है। विकास पूरी तरह से अनुवांशिकता, मतलब कि आपकी हेरिडिटी, आपके जो माता पिता से आपको जीन मिले हैं उसी के अनुसार होगा। बताओ,
तो देखो आप किसके साथ चले जाओगे, एक बार राइट क्लिक करो, देखो मानव विकास, ठीक है, जो आपका विकास है, विकास, विकास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विकास देखो दो चीज़ें हैं, तो विकास है, विकास को हम मैंने लिख दिया डेवलपमेंट, और इसके अंदर आ जाता है एक छोटा सा फैक्टर जी फॉर ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो आपका मात्रात्मक है, उसको मापा जा सकता है, जैसे कि आपका वजन, आपकी हाइट, ये सारी की सारी चीज़ें आप ग्रोथ, वृद्धि इसको हिंदी में बोलते हैं। एक टाइम के बाद ये सारी की सारी चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का, विकास का हिस्सा है, और विकास आपका वोम टू टोम, गर्भ से कब्र तक चलता है, पूरी ज़िंदगी भर चलता है, पहली बात। दूसरा कि भाई ये आपका मात्रात्मक भी होगा, ठीक है, और आपका गुणात्मक भी, मापा भी जा सकता है, ठीक है। इसको तो देखो इसमें क्या है, केवल, केवल एक नेगेटिव वर्ड है हटा दो, केवल एक नेगेटिव वर्ड है हटा दो। ये पूरी तरह से आनुवंशिकता, क्या केवल आनुवंशिकता, हेरिडिटी पर होता है। जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, ये आपका हेरिडिटी मतलब कि आनुवंशिकता, मल्टीप्लाई आपका इन्वायरमेंट, तो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि आपका जो माता पिता से आपको जीन मिले हैं वो भी इतने ही मैटर करते हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके आसपास का माहौल जिसमें आप बड़े होते हैं, वो भी तभी होता है आपका कुल विकास। मान के चलिए कि भाई एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पर किसी एक लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, और वो उसकी मम्मी उसको छोड़कर कहीं पर चली गई या फिर उसकी डेथ होगी। कुछ टाइम के बाद वो बच्ची घूम फिर कर अपने आप या फिर कैसे भी करके एक अच्छे रेजिडेंस में, एक अच्छे मोहल्ले में, एक अच्छे घर, इस सोसाइटी में आ जाते हैं, और फिर बड़ी सिटी में, मुंबई या फिर कोलकाता में आप चले जाते हैं, और राम राम से उन लोगों के टच में रहते हैं जो काफ़ी डेवलप थे। तो आप क्या देखोगे कि भाई उसका भी विकास उसी लेवल पर हो गया, क्योंकि जो उसका इन्वायरमेंट था, तो इन्वायरमेंट आपका हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन बी आप चले जाओगे कि भाई विकास गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी, और पूरे ज़िंदगी भर चलता है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो जो आपका हार्वर्ड गार्डनर थे, ठीक है, गार्डनर से बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि, मतलब कि आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो आपकी बुद्धि है भाई वो अलग अलग टाइप की होती है। इसने कितने प्रकार की बात बताया था, 8 प्रकार की। तो इसने बताया है कि कवि है, लेखक है और पत्रकार है, इसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी। देखो संगीत वाला तो आप वैसे उड़ा दो, आप वैसे आप क्या इसका उत्तर दोगे एक बार बताओ। संगीत वाला तो भाई जो म्यूजिक से रिलेटेड है, इसमें म्यूजिक से रिलेटेड कोई है नहीं। जो गणितीय है वो होगी साहब आपका जो तार्किक लोग हैं, ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन वगैरह इनसे जुड़े हुए हैं। जो आपकी स्थानिक होगी स्पेटियल, ये आपकी होगी मूर्तिकार और तमाम प्रकार के। बच गई कौन सी आपकी भाषा ही, देखो कवि, लेखक और पत्रकार को आपकी जो भाषा है उसके ऊपर कमांड उसकी होनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, और आपके हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस इसका नाम है, याद रखिएगा। आगे आ जाओ, आगे है आगे आपका कि आप बाह्य अभिप्रेरणा, मतलब कि आपको जो बाहर से मोटिवेशन मिलता है उसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा है। भैया बाहर से मोटिवेट होकर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका कौन सा एक उदाहरण है कि अपनी आत्मा संतुष्टि के लिए पेंटिंग करना, क्या आपका बाहर से इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। शिक्षक की डांट या सजा से बचने के लिए समय पर होमवर्क कर लेना, किसी विषय को गहराई से समझने के लिए अतिरिक्त किताबें पढ़ना, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोग करना। तो बताओ एक बार, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखो इसमें क्या है, यदि आपने देखा होगा कि भाई जब भी हमें शिक्षक डांट लगाते हैं या फिर डंडे मारते थे, अब तो चले नहीं मारते स्कूल में, तो हम उससे बचने के लिए रट्टे लगाते थे। और रट्टे लगाना क्या है, मतलब कि हम बाहर से कहीं प्रभावित हैं, हम अंदर से तो नहीं पढ़ रहे। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर हमें मार ना दे, पीट ना दे। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसने पूछा है कि इनमें सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है, तो ये तो कट गया। इसमें है कि भाई अपने विषय को, किसी विषय को गहराई से समझने के लिए अतिरिक्त किताबें पढ़ना, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि आप गहराई से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका गहराई से इसका मतलब है कि आप इसमें आपकी संतुष्टि तो नहीं है आपकी, ठीक है। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, देखो ये एक प्रकार से ईगो हो गया कि भाई आप आपकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, जस्ट उसके लिए आप आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोग करना नहीं। आपका मेरे ख्याल से ऑप्शन ए आना चाहिए। एक मिनट, इसको देखते हैं दोबारा से। इसमें क्या बोलते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा का सटीक उदाहरण कौन सा है। भाई ये तो देखो पहले ही लगा दिया था मैंने, तो ठीक है, ये ऑप्शन बी। तो फिर मेरा भी आगे दिमाग कहीं और चला गया। तो देखो इसका आपका बी ही रहेगा भाई। क्यों रहेगा, क्योंकि हम यहाँ बाहर से, हम खुद से तो नहीं पढ़ रहे। इसमें क्या आपका, मैंने क्या बोला था कि ये भी कहीं ना कहीं आपका ठीक है, ये तो आपका आपकी संतुष्टि के लिए तो ठीक है ही है। इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे, एक अलग मिलेगा। देखो आप जब कोई भी काम आत्मसंतुष्टि के लिए करते हो, खुद की संतुष्टि के लिए, तो इसका मतलब है कि आप
मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से प्रभावित हो, आप गहराई से किसी विषय को पढ़ रहे हो, जैसे कि सीडीपी को पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो, तो आप सेटिस्फाई हो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। भाई आपके अंदर इच्छुकता है और आप उसको शांत कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी बच गया। इसको थोड़ा सा दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि बाह्य मोटिवेशन, आप सिर्फ बचने के लिए पढ़ रहे हो यहाँ पर, और आपका क्या मोटिव है कि भाई मैं जस्ट बच जाऊँ बस पिटने से, आपका ये मोटिव था। और ये ऐसे ही भाई आपके कई बार गलत भी हो जाता। तो चलिए 10 सेकंड का, एक बार सिर्फ 10 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, यकीन मानिए आप। सब्सक्राइब, देखो सब्सक्राइब तो आपने आई थिंक कर भी लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ घंटी दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे, ऑल पे क्लिक नहीं करोगे, तो तब तक आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। आजकल भाई यूट्यूब भी ऐसा ही हो गया है, ठीक है। शेयर कर देना भाई, हाँ रिक्वेस्ट है कि शेयर कर देना उस कैंडिडेट तक जिसको, जो चाहता है कि मुझे पूरी की पूरी सीडी पे बिल्कुल कोई ना कोई टीचर फ्री में पढ़ा दे, मेरे ही लेवल पर आकर पढ़ा दे, तो भाई मैं वो हूँ जो आपके ही लेवल पर और बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा बस, ठीक है। रेमी ढूढ़ एजुकेशन, यदि आप इतना सर्च करते हैं टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी अपडेट वहीं पर आपको मिलते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है, रेमी ढूढ़, आप यहाँ पर भी देख रहे हो, ये मेरा नाम है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो BF स्किनर, ये भी साहब आपके एक मनोवैज्ञानिक है। इनके जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी, किसने, स्किनर ने। याद कैसे रखो, देखो स्किन का क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो इसमें सीखने का मुख्य आधार क्या है बताओ, जिसने सीखने का मुख्य आधार था, तो जाहिर सी बात है इसने दो चीज़ें बताई थी, एक तो रीइंफोर्समेंट और एक आपका पनिशमेंट, दंड। जब भी आपका स्किन आएगा तो ऑपरेशन कर दे तो यहाँ पर दंड मिलेगा, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे इसमें। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रख लेनी है कि आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई। और वैसे आप किस ऑप्शन के साथ चले जाते हैं इसमें, एक बार आप खुद से बताइएगा, तभी फ़ायदा होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने आपके नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा, या मतलब जो आपका राइट आंसर होगा, वो आपका ऑप्शन बी होगा। और आप कैसे ट्रिक बना सकते हैं मैंने बता भी दिया। यहाँ पे आपका स्क्रीन आ गया और यहाँ पे आपका ऑपरेशन आ गया, ऑपरेंट, ठीक है। और आपका दंड तो मिलता है एक प्रकार से, जिसका ऑपरेशन होता है एक प्रकार से, ठीक है। देखो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन के संदर्भ में पड़ोस और साथी जो आपके नेबरहुड होते हैं और आपके पीयर, ठीक है, ये पीयर ग्रुप जो आपके दोस्त होते हैं, किस प्रकार की एजेंसी है। देखो जो एक बच्चा है स्टार्टिंग में परिवार के अंदर जन्म लेगा, जो उसकी प्राथमिक जो संस्था होगी, जो उसका पहला जो विद्यालय होगा, जो वहाँ से सीखेगा, वो होगा उसका परिवार के अंदर मम्मी पापा जो भी होंगे, ठीक है। जो इसके बाद जो उसकी सेकेंडरी एजेंसी होगी, वो कौन होंगे भाई, इसके दोस्त होंगे। तो आप द्वितीय के साथ चले जाइए, दोस्त होंगे, आस पड़ोस होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी द्वितीय होंगी, आप ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्त आ गया, आस पड़ोस आ गया, सारे के सारे आपकी द्वितीय है। आगे आ जाओ, देखो आपका एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, आपका जो डिस्ग्राफिया है वो आपका किस प्रकार की एक अक्षमता को संबंधित है, बताइए। जो लोग गणित में कमज़ोर हैं, नहीं गणनाएं कर पाते, क्या वो डिस्ग्राफिया से जूझ रहे हैं। लिखने की अक्षमता और बारीक गामक कौशल में कठिनाई है, क्या वो है। केवल जोर से पढ़ने में समस्या, सुनने में कठिनाई होना। 4 में से किसके साथ चले जाओगे बताओ। अगर आपको सीडीपी में कुछ भी नहीं आता, नेगेटिव वर्ड का ध्यान रखना, अगर फिर भी आप भूल जाओ तो जो सबसे बड़ा उत्तर होता है भाई उसके साथ चले जाना, 90% वही आपका ठीक होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दो, ठीक है। गणितीय, गणित को हम क्या कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट से एक वर्ड आया डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेटर कैलकुलिया गणना, तो वो ये कैलकुलिया तो है नहीं, डिसकैलकुलिया तो है नहीं, डिसग्राफिया है। देखो ग्राफ, मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, अब मैं ग्राफ के बारे में कुछ लिखूंगा तो लिखने से समस्या है, तो लिखने में आ गई, तो लिखने में ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। देखो एक डिसकैलकुलिया है, वो कैलकुलेटर वाला गणित आ गया। डिसग्राफिया ग्राफ बना के कुछ हमने लिखा है, तो ये आ गया। एक है आपका साहब और क्या है भाई आपका, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिस्ग्राफिया, ओके चलो जो भी आगे आते रहेंगे आगे बताता रहूँगा, ये हमने देख लिया। आगे आ जाओ, एक प्रगतिशील एक आपकी शिक्षा है, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसके तहत कक्षा में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब कि एक क्लास है प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, इसमें कोई समस्या आ गई तो इसमें आप बच्चों को क्या बताओगे कि आप समस्या को इस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। 4 में से एक कौन सा ठीक है, पढ़ देता हूँ। छात्रों को रेडीमेड और बने बनाए उत्तर देना, कि पहले से ही कुछ उत्तर हैं वो आपने बना दिए, अब दे दिए, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
छात्रों को स्वयं खोजबीन और तार्किक सोच लगाने के अवसर देना, गलत उत्तर देने पर छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, या केवल पाठ्य जो पुस्तकें हैं उसका अभ्यास को रट्टा मरवा देना। बताओ चार में से किसके साथ चले जाओगे? तो भाई रेडीमेड तो यार बनी बनाई चीज़ है वो, तो आप क्यों ही चले जाओगे? गलत उत्तर देने पर छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, मतलब आप उनको डांट रहे हो, पीट रहे हो, ये तो एक नेगेटिव वर्ड है। केवल केवल एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपका ऑप्शन बी बच गया। देखो सबसे बड़ा भी यही है, और ये बच्चे को फोकस भी बच्चे के ऊपर कर रहा है कि बच्चे खुद से काम करें। इनमें जो बाकी तीन ऑप्शन है इसमें छोटे भी उत्तर हैं और इसमें नेगेटिव वर्ड भी है, और ये बच्चे के ऊपर फोकस्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको बच्चों के साथ फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आगे आ जाओ कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में लड़के रोते नहीं हैं भाई, या लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ऐसे वाक्यों का उपयोग करता है। यह व्यवहार क्या दर्शाता है? जेंडर तटस्थता को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, जेंडर रूढ़िवादिता को, या जेंडर समानता को? बताओ चार में से किसके साथ आप चले जाओगे? बोल दिया शिक्षक ने कि भाई जो लड़कियां हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती, लड़के अच्छे होते हैं। अबे तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? लड़कियां रोती हैं ऐसे तो मतलब ये स्पेशल हम एक जेंडर को स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कि भाई लड़के अच्छे होते हैं गणित में, लड़कियाँ ही रोती हैं। हमने मतलब क्या कर दिया? रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, कि भाई इसमें समाज के द्वारा ये चीज़ दी जाती है और ये बनी बनाई है, ठीक है, और हम भी इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब ये हालांकि कम हो रही है और कम भी होनी चाहिए, क्योंकि क्या केवल लड़के ही अच्छे हो सकते हैं गणित में? लड़कियां नहीं होती। लेकिन ये हमने सोच बना दी थी समाज ने, ये गलत थी और स्टीरियोटाइपिंग में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे आ जाओ। आगे है कि जीन प्याजे का जो एक थ्योरी दी थी संज्ञानात्मक विकास, इसके अनुसार अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता किस अवस्था में आती है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी चार अवस्थाएं हैं। पहले ये रही जन्म से 2 साल तक की, फिर आएगी आपकी तीनों में संक्रियात्मक इंग्लिश में बोलेंगे, ऑपरेशनल आएगा इसमें। पूर्व मतलब पहले की अवस्था, ये थी आपकी 2 से 7 साल तक की। मूर्त में आपकी 7 से 11 साल, और ये 11 से आपकी प्लस अमूर्त। तो इसका दूसरा नाम क्या है? अमूर्त भी है, और अमूर्त ही पूछा है, ठीक है, अमूर्त चिंतन। तो आप यहाँ पर चले जाओगे 11 से 15 साल, मतलब कि ऑप्शन डी के साथ आप चले जाओगे। देखो 11 साल से ऊपर का, ठीक है, अमूर्त विचार। आगे आ जाओ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने वास्तविक विकास स्तर से ऊपर उठकर सहयोग के माध्यम से संभावित विकास स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्या कहलाती है? तो बताओ। देखो पहली बात, मनोवैज्ञानिक का नाम ध्यान रखो कि वाइगोत्स्की ने बोली है, क्या बोली है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपना जो वास्तविक विकास है, उनका खुद का विकास है, जो जितना भी उनका लेवल था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं। सहयोग मतलब किसी ने सहयोग दिया है और वहाँ से वो एक उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि बाहर से किसी ने फोर्स डाला है, सहयोग दिया है, और सहयोग हम किस में देते हैं? मचान या पाड़ में, जिसको हम स्कैफोल्डिंग बोल देते हैं भाई। स्कैफोल्डिंग आपकी एक प्रकार से आपकी टेम्परेरी हेल्प है। मान के चलिए कि बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती और आपने उसको पुश कर दिया, वो साइकिल चलाने लग गया, ठीक है, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2-4 वर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों। एक है इसमें से स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है कि टेम्परेरी हेल्प, जैसे कि यार बच्चे को साइकिल नहीं चलानी आती तो मम्मी पापा या कोई और बड़ा, उसका भाई, कोई भी बहन, वो सिखा रही है कुछ टाइम के लिए, बेबी 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, उसके बाद बच्चा खुद से पैडल मारेगा, साइकिल चला लेगा। मतलब कि उसकी हेल्प करी है, जो आपकी टेम्परेरी हेल्प करी थी, इसको एक वर्ड दे दिया स्कैफोल्डिंग। हिंदी में इसका नाम है पाड़, मचान, ये आप वर्ड ध्यान रखिएगा। और जिसने दी है भाई उस व्यक्ति को CDP में बोल दिया वाइगोत्स्की के अनुसार MKO, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं अब आपको CDP पढ़ा रहा हूँ, मैं MKO हूँ, यहाँ पर मैं आपकी टेम्परेरी हेल्प कर रहा हूँ 1 महीने के लिए, 15 दिनों के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद तो आप पेपर निकाल ही लोगे। मतलब कि जो मैंने हेल्प करी स्कैफोल्डिंग, मैं क्या हूँ? आपका MKO। बस ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। एक आता है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका कमी थी, जैसे अब आपको CDP नहीं आती, बच्चा साइकिल नहीं चला पा रहा था, तो वहाँ पर हेल्प करी, तो उसको हम बोलेंगे ZPD, ठीक है। और जो ये आपका आत्म केंद्रीकरण है, ये भी मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका उससे रिलेटेड है भाई, जीन प्याजे से रिलेटेड है, ठीक है। बस आप ये बात ध्यान रखोगे। आगे आ जाओ, ये देखो आ गया, ठीक है। ये बताओ, योगात्मक मूल्यांकन मतलब कि आपका सम्मेटिव, 2 प्रकार के बताए थे, एक F से है, एक S से है। फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, ये मतलब लास्ट में होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पाठ पढ़ाने के दौरान नहीं, देखो बीच बीच में कैसे होगा, वो तो फॉर्मेटिव हो गया, जो जब पाठ पढ़ा रहा है टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपसे पूछता चलो। एक निश्चित अवधि या सत्र के अंत में, हाँ अंत में होगा ये। बच्चों को बिना परीक्षा के अगले कक्षा में प्रमोट कर देना वैसे ही गलत है। प्रतिदिन गृह कार्य की जांच करना, ये वैसे ही आपका गलत है। तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन कौन सा था? बी के साथ चले जाओगे। आगे आ जाओ।
आगे है आपका कि आईक्यू टेस्ट की आलोचना मुख्य रूप से किस कारण से की जाती है बताओ। जो आपका आईक्यू है जिसको इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं, हिंदी में बुद्धि लब्धि भी इसको बोलेंगे, जिसको क्रिटिसाइज करेंगे, जिसकी मतलब कि एक प्रकार से इसकी खामी यदि मानते हैं तो वो मुख्य क्या कारण है। ये टेस्ट बहुत सस्ते और आसान होते हैं। नंबर एक बात, ये अक्सर सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं और बच्चे की पूरी क्षमता को नहीं मापते। ये केवल खेल कूद की क्षमता को मापते हैं। इसमें केवल मौखिक प्रश्न होते हैं। तो बताओ आपका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैंने कई बार बताया, अगर इस प्रकार के प्रश्न पर आप अड़ो, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है आप उसके साथ चले जाओगे। क्या बोल दिया कि ये अक्सर सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हो सकते हैं और बच्चे की पूरी क्षमता को नहीं मापते। क्या आपका आईक्यू टेस्ट, ठीक है, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। ठीक है, आइए आधुनिक मनोवैज्ञानिक मानते हैं जो आज के मॉडर्न टाइम पर है कि आईक्यू टेस्ट अक्सर किसी खास संस्कृति या वर्ग के अनुकूल होते हैं और यह बच्चे की हूबहू, ठीक है, जो आपके कौशल है उसको पूरी तरह नहीं दर्शा पाते। आगे आ जाओ, कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, याद होगा लॉरेंस बिश्नोई से आपने जोड़ा था भाई। ठीक है, इसने जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, उसमें क्या बता दिया कि आज्ञाकारी और दंड। ठीक है, देखो अगर कोई भी गैंगस्टर बनेगा, हम यहाँ से वही ट्रिक बना लेते हैं क्योंकि लॉरेंस तो आपको ध्यान है ही है, लॉरेंस तो लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस एक गैंगस्टर है भाई। ठीक है, यदि कोई बनेगा तो स्टार्टिंग में तो उसको डर भी लगेगा, दंड भी मिलेगा उसको, और वो क्या करेगा अपने से जो उसका बड़ा लीडर होगा, ठीक है, तो उसकी आगे भी मानेगा, तो दोनों चीज़ होंगी। और ये आपका किस पे होता है, आपका जो पहला ही लेवल है, क्योंकि 3 लेवल हैं उसके, पारंपरिक पारंपरिक पारंपरिक, पहले में पूर्व आ गया, लास्ट वाले में उत्तर आ गया, बीच में आपका जस्ट खाली आएगा, ये तो है ही नहीं भाई आपका। तो आपका जो पहला है उसमें तो वो दंड, वो स्टार्टिंग में थोड़ा डरता भी है, पुलिस वगैरह ठा भी लेती है भाई इसको, तो आपका लेवल 1 पर चला जाएगा, पूर्व पारंपरिक। ठीक है, ये आ गया। देखो आगे आ जाओ, अगला है आपका कि समावेशी कक्षा, मतलब कि एक समान कक्षा है सभी के लिए। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको भाई हो सकता है कि कोई ऐसी पृष्ठभूमि से आया हो जो थोड़ा सा लैग करता हो, मतलब जो थोड़ा सा पीछे हो, तो उसको आवश्यकता है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार उसके लिए पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए। देखो एक बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ 4 के 4 कि इसके लिए पाठ्यक्रम को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए, आवश्यकता अनुसार लचीला, फ्लेक्सिबल या अनुकूलन। अनुकूलन का क्या मतलब हो गया, जो चीज़ आप ग्रहण कर सकते हो, ठीक है, वो कराया जाना चाहिए भाई। इसे सामान्य बच्चों से अलग कर देना चाहिए या केवल परीक्षाओं में छूट मिलनी चाहिए। बताओ 4 में से किसके साथ आप चले जाओगे, बताओ एक बार। देखो केवल एक नेगेटिव वर्ड है, हटा दो। अलग करना, सेपरेशन, एक अलग वर्ड है, हटा दो। आपका पूरी तरह से समाप्त कर देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपका कैसा होना चाहिए सिलेबस, आपका लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई। आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है भाई। जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस प्रकार का माहौल होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अब मैंने बोल दिया कि भाई आपका जो पानी है उसका लेवल नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, और पानी दूषित होता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब बच्चे सोचने लगे उसके बारे में। कोई बोलेगा कि सर पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, कोई बोलेगा कि सर पानी में वेस्टेज मिलाई जा रही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से सोच रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह सोच रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 1 बात, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो चुनौती हमें देनी होती है, तो वहाँ पर भी बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो वो हमें बताना है कि उसको यदि हमने इस प्रकार का बच्चों का माहौल बनाना है तो हमें क्या चाहिए कि आपका जहाँ केवल शिक्षक ही बोले भाई कि छात्र चुपचाप रहें, जहाँ केवल परीक्षा के अंकों पर चर्चा हो, कठोर अनुशासन हो, या फिर जहाँ छात्रों को बिना डरे सवाल पूछने, बहस करने और विचार रखने की आज़ादी हो, किसके साथ आप चले जाओगे बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो, केवल आ गया नेगेटिव वर्ड है, केवल आ गया नेगेटिव वर्ड है, कठोर आ गया नेगेटिव वर्ड है, तो आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप इसके साथ चले जाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आपका एनईपी। ठीक है, इसमें कक्षा 5 तक के बच्चों की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। क्या अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए भाई, आपका सिर्फ हिंदी में पढ़ाना चाहिए, कोई विदेशी भाषा होनी चाहिए, या फिर जो आपकी घर की भाषा है, स्थानीय जो आपका लोकल क्षेत्र है उसकी भाषा होनी चाहिए। 4 ऑप्शन में से आप किसके साथ चले जाओगे, फटाफट बताओ। जिसका राइट आंसर है भाई, ये आपका बोला गया कि कक्षा 5 तक जो आपकी घर की भाषा है, मतलब कि मातृभाषा है, या फिर आपकी जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी में ही आप 5वीं क्लास तक साथ में आप शिक्षा दे सकते हो, ऐसा बोला गया है आपका एनईपी में।
में 147% हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। देखो आगे हम बात करते हैं कि विकास के सिद्धांत के अनुसार, एक बार पढ़ लेते हो कि विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक सतत मतलब कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका क्या अर्थ है? देखो सीधी सी बात है कि भाई वो लगातार चल रही है। इसका क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, पढ़ देता हूं कि विकास अचानक एक झटके में होता है। विकास मां के गर्भ से शुरू होकर उसका जब व्यक्ति मरता है तो वहां तक चलता है, टॉम्ब, वॉम टू टॉम्ब। विकास केवल 18 साल की उम्र तक होता है। विकास की गति हर समय बिल्कुल तेज होती है। तो देखो विकास अचानक एक झटके में तो नहीं होता भाई, और विकास की गति हर समय बिल्कुल तेज भी नहीं होती, कभी स्लो होगा। विकास ऐसा होता है, ठीक है, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। कुछ कैंडिडेट इसके साथ चले जाएंगे कि सर 18 साल तक हाइट बढ़ती है, वो विकास नहीं, वो ग्रोथ है। ग्रोथ को हम हिंदी में वृद्धि बोलते हैं। तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे कि माँ के पेट से शुरू होता है और आपके जब तक आप मर नहीं जाते, आपके कब्र नहीं हो जाते भाई, वहाँ तक चलेगा। आगे जाओ। अगला है कि कोहलबर्ग, वही फिर आ गया भाई लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड। देखो आपका लॉ एंड ऑर्डर हमने कौन से में देखा था कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी 3 लेवल हैं, तो सबसे आखिरी में आएगा वो जो इसने लॉ एंड ऑर्डर को भी धज्जियां उड़ा देता है। तो आपका ये आ गया। देखो सामाजिक व्यवस्था, नियम और कानून का कड़ाई से पालन करना। अच्छा इसमें थोड़े ऑप्शन अलग दिए गए थे लेकिन आपका यही आएगा भाई, ठीक है। देखो व्यक्तिगत लाभ और पुरस्कार, ये आपका पहले में आ गया, पुरस्कार वाला आपका पहले में आ गया। केवल अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, ये आपका केवल एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत है। दूसरों को खुशी रखने की इच्छा नहीं, आपका वैसे भी सबसे बड़ा ऑप्शन यही था। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे। आपका आज का फाइनली लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? बस जॉन डीवी। याद कैसे करवाया? देखो प्रगतिशील मतलब लगातार प्रगति पे है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस कौन करेगा? जिसके अंदर जान होगी, तो जॉन डीवी। इसके अनुसार शिक्षा स्वयं में क्या है? केवल भविष्य के लिए रोजगार की तैयारी। चार में से किसके साथ चले जाओगे आप? केवल किताबों की याद, समाज में अलग होकर एकांत में सीखने की प्रक्रिया, जीवन ही शिक्षा और स्कूल को वास्तविक जीवन का अनुभव देना चाहिए। तो बताओ किसके साथ चले जाओगे? नेगेटिव वर्ड है, केवल हटा दो, केवल हटा दो। समाज में अलग अलग कर रहा है तो हटा दो। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। तो भाई आज हमने देखा जो आपका लेक्चर नंबर 5 था, और इसमें आज हमने मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 से 150 तक देखे हैं। और भाई एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी के साथ। कौन सा प्रॉमिस है सर? प्रॉमिस ये है मेरे प्यारे दोस्त कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि भाई जस्ट अगर आप ये पूरी सीरीज़ अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 150 जो 30 नंबर हैं पैडागोजी के, 30 में से 30 नंबर भाई आपके आएंगे, 101% आएंगे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल फ्री में है। टारगेट 30 का है, 30 में से 29 नहीं लेकर आएंगे भाई, 30 में से 30 ही लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री में लेकर आएंगे। ना कोई किताब, ना कोई आपका कोर्स, ना कोई आपके पैसे खर्च होंगे। जस्ट इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेना। 5 लेक्चर हो चुके हैं, एक में 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो 5 कंप्लीट हो गए, मतलब कि 150 प्रश्न हम कर चुके हैं। आप एक बार 5 के 5 टेस्ट लगा कर देखो। पहले यदि आपका स्कोर 12 नंबर आ रहा था तो भाई इसको लगाने के बाद आपका 22 नंबर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। 10 नंबर सिर्फ 5 क्लासों से आपके बढ़ेंगे। 30 में से 30 लेकर आएंगे। रैमी ढूढ़ एजुकेशन अपने प्लेटफॉर्म का नाम है, और रैमी ढूढ़ भाई ये मेरा नाम है, ये मेरी प्यारी सी तस्वीर है। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7988 ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनली है, ठीक है। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ये दोबारा से लिख देता हूँ 88176369। टेलीग्राम का लिंक नीचे है। और एक काम जरूर करिएगा भाई कि लाइक जरूर करने का काम करेगा, लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसके बाद बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और 5 लेक्चर आ चुके हैं, कैसे लगे और आपका स्कोर क्या था। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है भाई।